गुड मॉर्निंग 11th क्लास। जैसा कि आप लोग जानते हो, कल हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़े थे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड किस प्रकार से बनते हैं, उनकी फॉर्मेशन देखी थी। आज हम बच्चों उनके कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। तो लेट्स वी स्टार्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो the property of the coordination compound are intermediate between the property of the electrovalent and the covalent compound। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इनको हम ये जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते हैं, यहाँ इस प्रोसेस में आपका एक प्रकार से एक इलेक्ट्रोवेलेंट कैरेक्टर और कोवेलेंट कैरेक्टर दोनों ही पाए जाते हैं। तो इनकी जो प्रॉपर्टी होती हैं वो दोनों बॉन्ड या दोनों कंपाउंड की जो बीच की प्रॉपर्टी होती हैं। The main property of the coordination compound is given below. Number 1, physical state. So the coordination compound are present as gas, liquid and solid under the normal condition. तो normal condition पे जो coordination compound होते हैं वो गैस, लिक्विड और सॉलिड तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। Let's talk about the melting and boiling point. तो the melting and boiling point is higher than purely covalent compound and lower than the purely ionic compound। तो ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, इनकी जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है ये आपका कोवेलेंट कंपाउंड से कम और आयनिक कंपाउंड से कोवेलेंट कंपाउंड से ज़्यादा और आयनिक कंपाउंड से कम होता है। अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी की, तो दीज आर स्पैगली सॉल्युबल इन द सॉल्वेंट लाइक वाटर बट रेडिली सॉल्युबल इन द पोलर सॉल्वेंट। तो ये जो कंपाउंड होते हैं ये स्पैरिंगली सॉल्युबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट में। ये पोलर सॉल्वेंट अर्थात जैसे वाटर है और दूसरे पोलर जो सॉल्वेंट होते हैं उनमें आसानी से नहीं घुलते, आंशिक रूप से घुलते। लेकिन अगर हम बात करें नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड की, जैसे आपका CCl4, आपका बेंजीन, इनमें आसानी से ये डिज़ोल्व हो जाते हैं। अब हम बात करें इनकी स्टेबिलिटी की, तो दीज आर एज स्टेबल एज कोवेलेंट कंपाउंड। तो ये कोवेलेंट कंपाउंड की तरह से स्टेबल होते हैं। द एडिशन कंपाउंड however not stable, it is also strong bond because pair of electron cannot be separated easily। तो ये जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड होते हैं, क्योंकि जो शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसके द्वारा ये आसानी से अलग नहीं होते। कंडक्टिविटी, चलिए हम लोग बात करते हैं कंडक्टिविटी की। तो लाइक अ कोवेलेंट कंपाउंड दीज आर ऑल्सो हैड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों, अगर हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड की कंडक्टिविटी की बात करें, तो जो कंडक्टिविटी होती है वो आपके दीज आर ऑल्सो बैड कंडक्टर। तो ये इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। एंड द सॉल्यूशन ऑफ फ्यूज्ड मास डू नॉट अलाउ टू पास इलेक्ट्रिसिटी। और यहाँ तक कि अगर इनकी जो मॉल्टन स्टेट होती है, अगर ये फ्यूज़ अमाउंट में हैं, फिर भी ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते। अर्थात मॉल्टन स्टेट या फ्यूज स्टेट में भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। मॉलिकुलर रिएक्शन, दीज अंडर गो मॉलिकुलर रिएक्शन रिलेशन आर स्लो। तो इनके जो रिएक्शंस होते हैं स्लो होते हैं। मॉलिकुलर रिएक्शंस, आइसोमेरिज्म, द बॉन्ड इज रिजिड द डायरेक्शनल, थस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सो आइसोमेरिज्म। इनकी जो बॉन्ड होते हैं वो रिजिड होते हैं, दृढ़ होते हैं और डायरेक्शनल होते हैं, जिसके कारण ये आइसोमेरिज्म शो करते हैं। इसके बाद हम लोग अब चर्चा करेंगे बच्चों फेलियर ऑफ द ऑक्टेट रूल। There are several stable molecule known in which octet rule is violated। तो हम कुछ ऐसे कंपाउंड के बारे में चर्चा करना चाहेंगे आज जो कि स्टेबल फॉर्म में पाए जाते हैं, बावजूद इसके वो ऑक्टेट रूल का वायलेंट करते हैं। तो वो एक प्रकार से उनका उल्लंघन करते हैं।
Atom of these molecules have numbers of electron in the valency shell, either short, octet and more than octet. तो या तो इनके हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑक्टेट अर्थात 8 इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं या फिर ज़्यादा होते हैं, फिर भी बावजूद इसके ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो इस कारण हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे कंपाउंड्स होते हैं दीज वॉयलेटेड द ऑक्टेट रूल। तो चलिए ऐसे एग्जाम्पल हम लोग कुछ देखते हैं, ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो उल्लंघन करते हैं। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड मॉलिक्यूल। तो जो बेरिलियम क्लोराइड है वो स्टेबल मॉलिक्यूल है, और हम लोग जानते हैं कि जो बेरिलियम है, बेरिलियम की जो आउटरमोस्ट में जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और ये आपका क्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड के द्वारा अटैच होता है। और हम जानते हैं कि इस प्रकार से ये केवल 4 इलेक्ट्रॉन ही कर पाता है, अर्थात ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है। जैसे Be है आपका, Be के 1 और यहाँ पर Cl। तो यहाँ पे टोटल अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉन देखूँ तो यहाँ पर आपके टोटल यहाँ पे कुल मिला के 2 और 2 4 हो जाते हैं, अर्थात बेरिलियम जो होता है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की इसको आवश्यकता है। फिर भी जो बेरिलियम क्लोराइड है वो स्टेबल मॉलिक्यूल होता है, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि बेरियम क्लोराइड violated the octet rule. Now, we talk about the barium fluoride. तो यह बोरोन ट्राईफ्लोराइड। तो बोरोन जो एटम होता है उसके 3 सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है फ्लोरीन से, और ये जो है वो आपके टोटल आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन अटेन करता है, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है, 2 इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है ऑक्टेट कंप्लीट करने से। बावजूद इसके ये जो है एक स्टेबल बोरोन ट्राईफ्लोराइड। तो बोरोन जो फ्लोराइड है आपका, हम लोग कह सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन कुल मिला के इसके 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। बावजूद इस 2 इलेक्ट्रॉन की इसकी कमी है, फिर भी यह एक स्टेबल स्ट्रक्चर पाई जाती है, एक स्टेबल स्ट्रक्चर होती है। अब इसके बाद में हम देखते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। Phosphorus atom has 5 electrons in the valency shell, as you know. It forms 5 single covalent bonds with the 5 chlorine atoms, utilizing all valency electron in there, attains 10 electron in the outermost. So it phosphorus pentachloride violated octet rule because it possesses 10 electron in its outermost cell after combining with the क्लोरीन। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो फ्लोरीन है तो फास्फोरस आपके 5 क्लोरीन के साथ कंबाइन करते हैं, 5 क्लोरीन के साथ कंबाइन करने के बाद ये आपका बनाती है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। और टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें तो 2 2 2 2 2, तो इस प्रकार टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 5। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आपका 5 to the 10 बॉन्ड हो जाते हैं 5 और टोटल इलेक्ट्रॉन 6। तो इस प्रकार से इट ऑल्सो वॉयलेटेड द ऑक्टेट रूल। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं SF6 मॉलिक्यूल। तो सल्फर एटम है 6 इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी सेल, और ये आपका फ्लोरीन के प्रत्येक एटम के साथ 6 एटम्स के साथ सिंगली बॉन्डेड होता है, और इस प्रकार से ये 12 जो इलेक्ट्रॉन होता है आउटरमोस्ट सेल में अटेन कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से ये भी आपका उल्लंघन करता है। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ जो सल्फ़र हेक्साफ्लोराइड की जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे आप लोग देखते हैं, तो सल्फ़र के द्वारा अटेन किए गए इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, तो टोटल 12 इलेक्ट्रॉन इज अटेन बाय द सल्फ़र। So it also violated the octet rule. Now we talk about the iodine fluoride. So iodine forms 7 single bond with the 7 fluorine atom
utilizing 7 valency electron, the iodine form iodine attain 14 इलेक्ट्रॉन इन द outermost शेल। तो इस प्रकार से ये जो आयोडीन होता है, आयोडीन 7 फ्लोरीन एटम्स के साथ सिंगली बॉन्डेड अटैच होने के बाद ये आपका स्ट्रक्चर बनाता है। और ये जो स्ट्रक्चर होता है, इस प्रकार से ये कुल मिला के टू 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 और टू कुल मिला के 14 इलेक्ट्रॉन अटेन कर लेता है इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। तो बच्चों, आप लोगों ने आज देखा कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की क्या खास बात होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है। और इसके अलावा आपने कुछ ऐसे एग्जांपल भी दिए जो स्टेबल कंपाउंड होते हैं, और बावजूद इसके स्टेबल कंपाउंड होने के बावजूद ये ऑक्टेट रूल का वायलेंस करते हैं। तो उम्मीद है बच्चों को आपको ये जितने भी टॉपिक है आपको क्लियर होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी परेशानी को मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।